हेलो मेरे दोस्त, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पसंदीदा खिलौने कारखाने यानी फैक्ट्री से आप तक कैसे पहुंचते हैं? या आपका परिवार दूसरे शहर में रिश्तेदारों से मिलने के लिए मीलों की यात्रा कैसे करता है? ये सब परिवहन, संचार और व्यापार के कारण है। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ये अद्भुत जीवन रेखाएं, लाइफलाइंस, भारत के हर कोने को जोड़ती हैं और हमारी अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी को मजबूत बनाने में मदद करती है। क्या आप ट्रेनों, बसों या हवाई जहाज़ों के बिना भारत की कल्पना कर सकते हैं? ये बहुत अजीब होगा, है ना? हम हर दिन इतनी अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। उनमें से कुछ चीज़ें आस-पास से आती हैं, लेकिन दूसरी चीज़ें बहुत दूर से आती हैं। ज़रा सोचिए, आप जो चावल खाते हैं वह पंजाब से आता है और चाय असम से, लेकिन वे चीज़ें अपने आप आपके घर तक नहीं चलती। उन्हें वहां पहुंचने में मदद करने के लिए परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती है। परिवहन उस ब्लड की तरह है जो हमारी अर्थव्यवस्था को जीवित रखता है, ठीक वैसे ही जैसे आपका ब्लड आपको जीवित और गतिशील रखता है। आइए देखें कि चीज़ें कैसे चलती हैं। माल और सेवाएं यानी गुड्स एंड सर्विसेज तीन मुख्य क्षेत्रों में चलती हैं: भूमि, जल और वायु। इससे हमें तीन प्रकार के परिवहन मिलते हैं। लैंड ट्रांसपोर्ट, भूमि परिवहन, इसमें रोडवेज, सड़कें और रेलवे, ट्रेनें शामिल हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट, जल परिवहन, इसका मतलब नदियों और समुद्रों जैसे जल मार्गों का उपयोग करना है। एयर ट्रांसपोर्ट, वायु परिवहन, यह हवाई जहाज़ों और हेलीकॉप्टरों का उपयोग करके यात्रा करने का सबसे तेज़ तरीका है। परिवहन, संचार और व्यापार तीन सबसे अच्छे दोस्त हैं। वे चीज़ों को सुचारू रूप से चलाने के लिए मिलकर काम करते हैं। संचार, कम्युनिकेशन, हमें जल्दी से जानकारी साझा करने में मदद करता है, जैसे कि एक संदेश भेजना। व्यापार हमें चीज़ें खरीदने और बेचने की अनुमति देता है, जैसे कि आपके पसंदीदा खिलौने या स्नैक्स। साथ में वे भारत को बढ़ने में मदद करते हैं और सभी के जीवन को बेहतर बनाते हैं। भले ही भारत कई भाषाओं वाला एक बड़ा देश है, हम सभी बाकी दुनिया से जुड़े हुए हैं। रेलवे, हवाई जहाज, जलमार्ग, समाचार पत्र, रेडियो, टीवी, फिल्में और इंटरनेट सभी हमें जुड़े रहने में मदद करते हैं और स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, लोकल एंड इंटरनेशनल ट्रेड के माध्यम से हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और हमारा जीवन बेहतर हो जाता है। सड़कों के बारे में बात करते हैं। भारत में सड़कों का एक विशाल नेटवर्क है जो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा है। यह हमारे देश के हर कोने को जोड़ने वाले मकड़ी के जाल की तरह है। हमारे पास 62,16,000 किलोमीटर सड़कों का विस्तार है। सड़कें इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं? रेलवे लाइनों की तुलना में इन्हें बनाना सस्ता है। हिमालय में ट्रेन की पटरियां बिछाने की कल्पना करें, ये बहुत महंगा और मुश्किल होगा। दूसरी ओर सड़कें पहाड़ों, मैदानों और सब कुछ के बीच में से होकर गुजर सकती हैं। आप कार या बस में बैठकर सीधे अपने घर से अपने गंतव्य डेस्टिनेशन तक जा सकते हैं, क्योंकि यह ट्रेनों या हवाई जहाज़ों के विपरीत डोर टू डोर सेवा प्रदान करता है। साथ ही सड़कें हमें रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों और समुद्री बंदरगाहों जैसे परिवहन के अन्य साधनों से जोड़ती हैं। टाइप्स ऑफ रोड्स। अब आइए विभिन्न प्रकार की सड़कों के बारे में बात करते हैं। भारत में सड़कों को 6 प्रकारों में विभाजित किया गया है: स्वर्णिम चतुर्भुज, सुपर राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें, अन्य सड़कें, सीमा सड़कें। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर राजमार्ग, ये हमारे देश के एक्सप्रेसवे की तरह हैं, जो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ते हैं। इनमें 6 लेन हैं और बड़े शहरों के बीच सुपर फास्ट यात्रा के लिए डिजाइन किए गए हैं। नेशनल हाईवेज, राष्ट्रीय राजमार्ग,
ये सड़कें भारत के दूर दराज के कोनों को जोड़ती हैं। ये सुनिश्चित करती हैं कि सबसे दूरस्थ क्षेत्र भी जुड़े हुए हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, नेशनल हाईवेजेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड NHIDCL, नेशनल हाईवेजेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के निर्माण, डेवलपमेंट, उन्नयन, अपग्रेडेशन और रखरखाव मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदार हैं। NH44 श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर से कन्याकुमारी, तमिलनाडु तक। ये भारत का सबसे लंबा, लगभग लंबाई 4112 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग है। स्टेट हाईवेज राज्य राजमार्ग ये राज्य की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ते हैं, जिससे राज्य के भीतर यात्रा करना आसान हो जाता है। HPSH2 यह राजमार्ग कुमारहट्टी नाहन से यात्रा करता है और सिरमौर और सोलन जिलों से होकर गुजरता है। डिस्ट्रिक्ट रोड्स जिला सड़कें ये सड़कें जिला मुख्यालयों को जिले के भीतर अन्य स्थानों से जोड़ती हैं। यह सुनिश्चित करती हैं कि छोटे शहर और गांव भी जुड़े हुए हैं। अदर रोड्स अन्य सड़कें ये ग्रामीण सड़कें हैं जो गांवों को कस्बों से जोड़ती हैं। ये सुनिश्चित करती हैं कि सभी को बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं तक पहुंच हो। बॉर्डर रोड्स सीमा सड़कें ये सड़कें सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई और अनुरक्षित की जाती हैं, मुख्य रूप से सीमा क्षेत्रों में। वे हमारी अर्थव्यवस्था में मदद करते हैं। हमारे पास विभिन्न प्रकार की सड़क सामग्री भी है। मेटल रोड्स पक्की सड़कें ये सीमेंट, कंक्रीट या कोयले के बिटुमेन से बनी सभी मौसम में प्रयोग की जाने वाली सड़कें हैं। अनमेटल्ड रोड्स कच्ची सड़कें ये सड़कें उतनी टिकाऊ नहीं होती हैं और बारिश के मौसम में अनुपयोगी हो सकती हैं। अटल टनल आइए अटल टनल यानी सुरंग पर प्रकाश डालें। यह 9.02 किलोमीटर लंबी राजमार्ग सुरंग है। यह 10,000 फीट लगभग 3,000 मीटर से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी सिंगल ट्यूब राजमार्ग सुरंग है। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग 3 की 2 लेन शामिल हैं। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित अटल सुरंग मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है, जिससे घाटी बर्फ से ढकी होने पर भी लोगों को साल भर यात्रा करने की अनुमति मिलती है। यह इंजीनियरिंग का एक चमत्कार और भारत की बढ़ती बुनियादी क्षमताओं का प्रमाण है। सुरंग हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला में समुद्र तल से 3,000 मीटर ऊपर है। यह हिमाचल प्रदेश को लेह, लद्दाख से जोड़ती है। आइए ट्रेन में सवार होकर रेलवे की आकर्षक दुनिया का पता लगाएं। भारत में ट्रेनें हमारे देश की जीवन रेखा की तरह हैं, जो विशाल दूरी पर लोगों और सामानों को ले जाती हैं। वे केवल यात्रा का एक साधन नहीं हैं, वे हमारे देश की प्रगति और एकता का प्रतीक हैं। किसानों द्वारा अपनी फसलों को कारखानों तक पहुंचाने से लेकर कच्चे माल प्राप्त करने तक रेलवे हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय रेलवे नेटवर्क को 17 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। यह एक अच्छी तरह से समन्वित टीम की तरह है, जो यह सुनिश्चित करती है कि ट्रेनें पूरे देश में सुचारू रूप से चलें। लेकिन भारत में रेलवे लाइनों का निर्माण और रखरखाव आसान नहीं है। हमारा विविध भूभाग हमारे रास्ते में हर तरह की चुनौतियां फेंकता है। नॉर्दर्न प्लेन्स उत्तरी मैदान नदियों के विशाल नेटवर्क में ट्रेन की पटरियां बिछाने की कल्पना करें। यह उत्तरी मैदानों में चुनौती है, जहां इंजीनियरों को ट्रेनों के सुरक्षित मार्ग को सुनिश्चित करने के लिए मजबूत पुल बनाने पड़ते हैं। प्रायद्वीपीय क्षेत्र पहाड़ियों, घाटियों और पठारों का मिश्रण है। रेलवे लाइनों को इन बाधाओं को पार करना पड़ता है, कभी कभी सुरंगों या संकीर्ण अंतराल के माध्यम से। हिमालयी क्षेत्र शक्तिशाली हिमालय अपनी ऊंची चोटियों और जोखिम भरे ढलानों के साथ सबसे बड़ी चुनौती पेश करते हैं। यहाँ रेलवे लाइनों का निर्माण इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है, जिसके लिए सावधानी पूर्वक योजना और निर्माण की आवश्यकता होती है।
अदर रीजन्स, अन्य क्षेत्र, राजस्थान के रेतीले मैदानों से लेकर गुजरात के दलदलों और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड के घने जंगलों तक प्रत्येक क्षेत्र अनूठी चुनौतियां पेश करता है जिन्हें इंजीनियरों को पार करना होता है। कोंकण रेलवे। रेलवे इंजीनियरिंग का एक उल्लेखनीय उदाहरण कोंकण रेलवे है, जो चुनौतीपूर्ण पश्चिमी तट के किनारे बनाया गया है। यह पहाड़ों, घाटियों और तटीय मैदानों, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्यों से होकर गुजरती है। इस रेलवे का निर्माण 1990 के दशक में शुरू हुआ था और 1998 में पूरा हुआ, लेकिन कोंकण रेलवे को भी डूबते ट्रैक और भूस्खलन जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें कई ऊंचे पुल और लंबी सुरंगें शामिल हैं, जिसके लिए निरंतर रखरखाव और मरम्मत की आवश्यकता होती है। की फैक्ट्स ऑफ रेलवेज, रेलवे के मुख्य तथ्य। अब आइए भारतीय रेलवे के कुछ प्रमुख तथ्यों के बारे में बात करते हैं। ये देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर है, जो लाखों लोगों को रोजगार देता है और हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। पहली ट्रेन 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए चली थी। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जो परिवहन में एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक था। प्रॉब्लम्स विद रेलवेज, रेलवे की समस्याएं। लेकिन किसी भी बड़ी प्रणाली की तरह भारतीय रेलवे को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बिना टिकट यात्रा। कई लोग बिना टिकट यात्रा करते हैं, जिससे रेलवे को राजस्व रेवेन्यू का नुकसान होता है। चोरी और क्षति। रेलवे की संपत्ति अक्सर चोरी या क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे अतिरिक्त लागत और असुविधा होती है। चेन खींचना। लोग कभी कभी अनावश्यक रूप से आपातकालीन चेन खींचते हैं, जिससे देरी और व्यवधान डिसरप्शंस उत्पन्न होता है। आइए रेलवे ट्रैक के बारे में बात करते हैं। भारत में पटरियों का एक विविध नेटवर्क है, जिसमें विभिन्न गेज का अर्थ है विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले ट्रैक की अलग अलग चौड़ाई। जब हम ब्रॉड गेज की चौड़ाई के बारे में बात करते हैं तो हम रेलवे ट्रैक के दो पटरियों के बीच की दूरी का जिक्र कर रहे होते हैं। ब्रॉड गेज 1.676 मीटर 63,950 किलोमीटर। भारतीय रेलवे में ब्रॉड गेज की चौड़ाई 1.676 मीटर होती है। यह सबसे आम गेज है जिसका उपयोग अधिकांश नेटवर्क के लिए किया जाता है। मीटर गेज 1000 मीटर 2,04,02 किलोमीटर। इस गेज का उपयोग कुछ पुरानी लाइनों के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए गियर 1 लाइन 50 किलोमीटर की लाइन जो गियर 1 से होकर गुजरती है। भारतीय रेलवे ने अपनी 5 मीटर गेज लाइनों को विरासत लाइनों हेरिटेज लाइंस के रूप में संरक्षित किया है। नैरो गेज 0.762 और 0.610 मीटर 1,604 किलोमीटर। इस गेज का उपयोग पहाड़ी या पहाड़ी क्षेत्रों में लाइनों के लिए किया जाता है। कालका शिमला टॉय ट्रेन एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो हिमाचल प्रदेश में कालका से शिमला तक चलती है। ट्रेन अपने सुंदर दृश्यों, सुरंगों, पुलों और पुराने स्टेशनों के लिए जानी जाती है। चुनौतियों के बावजूद भारतीय रेलवे हमारे देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लोगों और स्थानों को जोड़ता है और आर्थिक विकास को गति देता है। आइए भारत में परिवहन के एक अपेक्षाकृत नए तरीके के बारे में जानें, पाइपलाइन। हालांकि वे पानी ले जाने के लिए काफ़ी समय से मौजूद हैं, लेकिन अब वे देश भर में तेल, गैस और पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। पाइपलाइनों को भूमिगत राजमार्गों की तरह समझें, जो इन आवश्यक संसाधनों को विशाल दूरी पर चुपचाप ले जा रही हैं। वे कुछ अद्भुत फायदे प्रदान करते हैं। रीचिंग रिमोट एरियाज, दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचना। बरौनी, मथुरा या पानीपत जैसी दूर दराज की जगह में रिफाइनरी बनाने की कल्पना करें। पाइपलाइनें इन रिफाइनरियों तक कच्चे तेल का परिवहन करना और
फिर तैयार उत्पादों को देश भर के उपभोक्ताओं तक ले जाना संभव बनाती है। कीपिंग कॉस्ट्स डाउन, लागत कम रखना। जबकि पाइपलाइनें बनाना शुरू में महंगा हो सकता है, वे वास्तव में लंबे समय में बहुत लागत प्रभावी, कॉस्ट इफेक्टिव हैं। उन्हें परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में कम रखरखाव और जनशक्ति की आवश्यकता होती है। रिड्यूसिंग वेस्ट, बर्बादी कम करना। पाइपलाइनें एक रिसाव रोधी प्रणाली की तरह हैं जो परिवहन के दौरान होने वाले नुकसान और देरी को कम करती है। भारत में कुछ प्रमुख पाइपलाइन नेटवर्क हैं। असम से उत्तर प्रदेश, ये पाइपलाइन ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों से कानपुर तक तेल ले जाती है, जो गुवाहाटी, बरौनी और इलाहाबाद से होकर गुजरती है। गुजरात से पंजाब, ये पाइपलाइन गुजरात के सलाया को पंजाब के जालंधर से जोड़ती है, जो विरमगाम, मथुरा, दिल्ली और सोनीपत से होकर गुजरती है। HVJ पाइपलाइन, यह एक गेम चेंजर था। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन मुंबई हाई और बेसिन के गैस क्षेत्रों को उर्वरक संयंत्रों, बिजली स्टेशनों और औद्योगिक केंद्रों से जोड़ती है। और सबसे अच्छी बात, भारत का पाइपलाइन नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा है। 1700 किलोमीटर से बढ़कर 18,500 किलोमीटर हो गया है। यह भूमिगत नेटवर्क की तरह है, जो सुनिश्चित करता है कि ऊर्जा संसाधन हमारे देश के हर कोने तक पहुंचे। अब आइए जलमार्गों की दुनिया में गोता लगाएं। भारत में परिवहन के लिए जलमार्गों का उपयोग करने का एक लंबा और समृद्ध इतिहास रहा है। हमारे कुशल नाविक, सेलर्स समुद्रों में यात्रा करते थे, भारतीय संस्कृति और व्यापार को दूर दूर तक फैलाते थे। जलमार्ग कुछ अद्भुत लाभ प्रदान करते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव, लागत प्रभावी। वे सामान, विशेष रूप से भारी और भारी सामान ले जाने का सबसे सस्ता तरीका है। एनवायरनमेंट फ्रेंडली, पर्यावरण के अनुकूल। जलमार्ग ईंधन कुशल हैं और परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में उनका पर्यावरणीय प्रभाव कम है। इनलैंड नेविगेशन, अंतर्देशीय नौवहन का मतलब है देश के भीतर पानी के रास्तों का उपयोग करके यात्रा करना या सामान ले जाना। भारत में 14,500 किलोमीटर अंतर्देशीय नौवहन जलमार्ग हैं, लेकिन केवल 5,685 किलोमीटर मशीनीकृत जहाज़ों द्वारा नौगम्य, यानी वे जहाज़ों के चलने योग्य हैं। सरकार ने कई जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करके जलमार्गों के महत्व को मान्यता दी है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1, यह इलाहाबाद और हल्दिया के बीच गंगा नदी के एक हिस्से को कवर करता है, जो 1,620 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यह मालवाहक जहाज़ों के लिए एक प्रमुख राजमार्ग की तरह है, जो भारत के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों को जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2, यह सादिया और धुबरी के बीच ब्रह्मपुत्र नदी के एक हिस्से को कवर करता है, जो 891 किलोमीटर तक फैला है। यह उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है, जो उन्हें बाकी भारत से जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3, यह केरल में पश्चिम तट नहर को कवर करता है, जो 205 किलोमीटर तक फैला है। यह एक सुरम्य जलमार्ग है, जो तट के किनारे विभिन्न कस्बों और गांवों को जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 4, ये गोदावरी और कृष्णा नदियों के हिस्सों को कवर करता है, साथ ही काकीनाडा पुडुचेरी नहरों के हिस्से को भी कवर करता है, जो 1078 किलोमीटर तक फैला है। ये दक्षिणी राज्यों के लिए एक प्रमुख जलमार्ग है, जो उन्हें पूर्वी तट से जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 5, यह ब्राह्मणी और मताई नदियों के हिस्सों को कवर करता है, साथ ही महानदी और ब्राह्मणी नदियों और पूर्वी तट नहर के डेल्टा चैनलों को कवर करता है, जो 588 किलोमीटर तक फैला है। यह पूर्वी राज्यों के लिए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है, जो उन्हें तट से जोड़ता है। अदर इनलैंड वाटरवेज, अन्य अंतर्देशीय जलमार्ग।
लेकिन भारत के जल मार्ग इन राष्ट्रीय जलमार्गों तक ही सीमित नहीं है। हमारे पास कई अन्य महत्वपूर्ण जलमार्ग हैं, जैसे कि मांडवी, जुआरी, कंबरजुआ, सुंदरबन, बराक और केरल के खूबसूरत बैकवाटर। वे छिपे हुए रत्नों की तरह हैं, जो खोजे जाने और उपयोग किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सी ट्रेड, समुद्री व्यापार। अब आइए खुले समुद्र में चलें। भारत में बंदरगाहों से भरी एक लंबी तटरेखा है, जो अन्य देशों के साथ हमारे व्यापार को संभालते हुए गतिविधियों से भरी हुई है। भारत के व्यापार की मात्रा का 95% और मूल्य में 68% समुद्र द्वारा ले जाया जाता है। ये दुनिया के लिए हमारे प्रवेश द्वार की तरह है। भारत में 12 प्रमुख बंदरगाह और 200 छोटे बंदरगाह हैं, जिनमें से प्रत्येक हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए कुछ प्रमुख बंदरगाहों पर करीब से नजर डालें। कांडला, दीनदयाल बंदरगाह। कराची के नुकसान के बाद मुंबई बंदरगाह पर व्यापार की मात्रा को कम करने के लिए स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया। यह बंदरगाह गुजरात राज्य में कच्छ की खाड़ी के पास स्थित है। यह जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के उत्पादक क्षेत्रों के लिए निर्यात और आयात को संभालता है। मुंबई एक विशाल प्राकृतिक बंदरगाह वाला सबसे बड़ा पोर्ट है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, नवी मुंबई, महाराष्ट्र, मुंबई बंदरगाह को भीड़ भाड़ से मुक्त करने के लिए विकसित किया गया है। मर्मगांव, गोवा। मुख्य लौह अयस्क निर्यात बंदरगाह, जो भारत के लौह अयस्क निर्यात का लगभग 50% है। न्यू मंगलौर, कर्नाटक, कुद्रेमुख खानों से लौह अयस्क का निर्यात करता है। कोच्चि, केरल, एक प्राकृतिक बंदरगाह के साथ एक लैगून के प्रवेश द्वार पर स्थित है। तूतीकोरिन, तमिलनाडु, एक प्राकृतिक बंदरगाह और समृद्ध भीतरी इलाकों वाला एक बंदरगाह, जो पड़ोसी देशों का विभिन्न प्रकार का माल या सामान संभालता है। चेन्नई, सबसे पुराने कृत्रिम बंदरगाहों आर्टिफिशियल पोर्ट्स में से एक, व्यापार और कार्गो, माल या सामान की मात्रा में मुंबई के बाद दूसरे स्थान पर है। विशाखापत्तनम, सबसे गहरा भूमि से घिरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह, मूल रूप से लौह अयस्क निर्यात के लिए। पारादीप, ओडिशा, लौह अयस्क का निर्यात करता है। कोलकाता, एक नदी बंदरगाह जिसे लगातार सफाई की आवश्यकता होती है। यह गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में सेवा प्रदान करता है। हल्दिया, कोलकाता बंदरगाह पर दबाव कम करने के लिए विकसित किया गया। आइए आसमान में उड़ान भरें और हवाई यात्रा की रोमांचक दुनिया का पता लगाएं। जब गति और आराम की बात आती है तो उड़ान भरने से बेहतर कुछ नहीं है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर टेलीपोर्ट करने जैसा है, जो जमीन पर सभी बाधाओं से ऊपर उड़ रहा है। हवाई यात्रा कुछ अविश्वसनीय लाभ प्रदान करती है। किसी भी भूभाग को जीतना, ऊंचे पहाड़ों, विशाल रेगिस्तानों, घने जंगलों या यहाँ तक कि समुद्र के लंबे हिस्सों के ऊपर उड़ने की कल्पना करें। हवाई जहाज किसी भी भूभाग पर यात्रा करना संभव बनाते हैं, चाहे वह कितना भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो। इजी एक्सेसिबिलिटी, आसान पहुंच। हवाई यात्रा से दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचना आसान हो जाता है, चाहे वे बड़ी नदियों, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों, घने जंगलों या यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हों। ये एक गुप्त मार्ग की तरह है जो आपको सबसे दुर्गम स्थानों पर ले जा सकता है। लेकिन हवाई जहाज एकमात्र हवाई यात्रा नहीं है। हमारे पास हेलीकॉप्टर भी हैं, जो उड़ने वाले स्पाइडरमैन की तरह हैं, जो सबसे चुनौतीपूर्ण इलाकों में उतरने और उड़ान भरने में सक्षम हैं। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड एक कंपनी है जो भारत में हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करती है और वे कुछ अद्भुत काम कर रही हैं। सपोर्टिंग ऑफशोर ऑपरेशंस। अब
तटीय संचालन का समर्थन करना। वे अब तटीय संचालन में तेल और प्राकृतिक गैस निगम की मदद करते हैं, समुद्र में तेल रिगों तक श्रमिकों और उपकरणों का परिवहन करते हैं। यह अब तटीय उद्योग के लिए एक उड़ने वाली टैक्सी सेवा की तरह है। रिचिंग इनएक्सेसिबल एरियाज, दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंचना। वे उत्तर पूर्वी राज्यों और जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आपातकाल की स्थिति में दूर दराज और कठिन इलाकों में सेवाएं प्रदान करते हैं। और सबसे अच्छी बात, सरकार उड़ान योजना उड़े देश का आम नागरिक के माध्यम से हवाई यात्रा को अधिक सुलभ और किफ़ायती बना रही है। यह एक विशेष कार्यक्रम की तरह है जो एयरलाइनों को प्रोत्साहन प्रदान करके क्षेत्रीय और दूर दराज के क्षेत्रों में उड़ान भरने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसका मतलब है कि अधिक से अधिक लोग उड़ान भरने की खुशी का अनुभव कर सकते हैं, दूर के स्थानों और प्रियजनों से जुड़ सकते हैं। आइए संचार की आकर्षक यात्रा का पता लगाएं। प्राचीन गुफा चित्रों से लेकर आज के बिजली की गति वाले इंटरनेट तक मनुष्यों ने हमेशा एक दूसरे से जुड़ने के तरीके खोजे हैं। लेकिन हाल के समय में परिवर्तन की गति दिमाग को चकरा देने वाली रही है। ऐसा लगता है कि हम पलक झपकते ही वाहक कबूतरों से वीडियो कॉल पर आ गए हैं। आधुनिक संचार हमें अपने घरों से बाहर निकले बिना दुनिया भर के लोगों से जुड़ने की अनुमति देता है। ये एक महाशक्ति की तरह है जो हमें किसी से भी कहीं भी कभी भी बात करने की सुविधा देती है। हमारे पास दो मुख्य प्रकार के संचार हैं, व्यक्तिगत संचार जैसे दोस्तों और परिवार के साथ चैट करना, और जन संचार मास कम्युनिकेशन जो दर्शकों तक पहुंचने के लिए टेलीविज़न, रेडियो, समाचार पत्रों और फिल्मों जैसे शक्तिशाली उपकरणों का उपयोग करता है। आइए पुरानी डाक प्रणाली से शुरुआत करें। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है जो देश भर में पत्र, पार्सल और सभी प्रकार के लिखित संचार पहुंचाता है। ये सड़कों के एक विशाल नेटवर्क की तरह है, लेकिन पत्रों और पैकेजों के लिए। डाक सेवा में मेल पहुंचाने के विभिन्न तरीके हैं। फर्स्ट क्लास मेल, प्रथम श्रेणी मेल। यह कार्ड और लिफाफे जैसी महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए है जिन्हें तेज़ी से वितरण सुनिश्चित करने के लिए स्टेशनों के बीच हवाई मार्ग से भेजा जाता है। यह आपके मेल को हवाई जहाज से भेजने जैसा है। द्वितीय श्रेणी मेल, ये पुस्तकों, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं जैसी कम ज़रूरी वस्तुओं के लिए है जिन्हें सतह मेल जैसे ट्रेनों और ट्रकों द्वारा ले जाया जाता है। ये चैनल मेल के लिए एक्सप्रेस लेन की तरह है, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह पलक झपकते ही अपने गंतव्य तक पहुंच जाए। अब टेलीकॉम नेटवर्क के बारे में बात करते हैं। भारत में एशिया के सबसे बड़े टेलीकॉम नेटवर्क में से एक है जो फ़ोन कॉल और इंटरनेट के माध्यम से लोगों को जोड़ता है। लेकिन हाल के समय में परिवर्तन की गति दिमाग को चकरा देने वाली रही है। ऐसा लगता है कि हम पलक झपकते ही वाहक कबूतरों से वीडियो कॉल पर आ गए हैं। आधुनिक संचार हमें अपने घरों से बाहर निकले बिना दुनिया भर के लोगों से जुड़ने की अनुमति देता है। ये एक महाशक्ति की तरह है जो हमें किसी से भी कहीं भी कभी भी बात करने की सुविधा देती है। यह हर किसी को पूरे देश से बात करने के लिए एक मेगाफोन देने जैसा है। मोबाइल फोन के उपयोग से यह तकनीक अब धीरे धीरे बंद हो रही है। जनसंचार हमें सूचित और मनोरंजन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो समाचार और सामयिक घटनाओं से लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों और मनोरंजन तक सब कुछ प्रदर्शित करता है। रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी विभिन्न भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करता है जो विविध दर्शकों को पूरा करता है। यह देश के हर कोने में कहानियां और जानकारी साझा करता है। टेलीविज़न, दूरदर्शन सभी आयु समूहों के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित करता है जो हमें एंटरटेन और सूचित करता है। यह हर घर में एक मंच रखने जैसा है जो भारत की समृद्ध संस्कृति और विविधता को प्रदर्शित करता है। प्रेस और फिल्मों के बारे में न भूलें। भारत 100 से अधिक भाषाओं में बड़ी संख्या में समाचार पत्र और पत्रिकाएं प्रकाशित करता है जो विविध पाठक वर्ग को पूरा करता है। यह हर घर में एक पुस्तकालय रखने जैसा है जो जानकारी और मनोरंजन तक पहुंच प्रदान करता है।
भारत फीचर फिल्मों का सबसे बड़ा निर्माता भी है, जो लाखों लोगों का मनोरंजन और प्रेरणा देता है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ये सुनिश्चित करता है कि फिल्में विभिन्न दर्शकों के लिए उपयुक्त हों और हमारी सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करें। अंत में डिजिटल इंडिया के बारे में बात करते हैं, एक कार्यक्रम जिसका उद्देश्य भारत को ज्ञान आधारित समाज में बदलना है। ये भारत के भविष्य के लिए एक रोड मैप की तरह है, जो हमें तकनीकी रूप से उन्नत और डिजिटल रूप से सशक्त राष्ट्र की ओर मार्गदर्शन करता है। डिजिटल इंडिया प्रौद्योगिकी का उपयोग सकारात्मक बदलाव लाने, लोगों को जोड़ने और उन्हें ज्ञान और सूचना के साथ सशक्त बनाने पर केंद्रित है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां हर कोई अपनी ज़रूरत की हर चीज़, भोजन, कपड़े, गैजेट, सब कुछ का उत्पादन कर सके। लेकिन ऐसा नहीं होता, है ना? अलग अलग लोग और देश अलग अलग चीज़ों के उत्पादन में विशेषज्ञता रखते हैं और यहीं पर व्यापार आता है। जहां हर कोई दूसरों के साथ आदान प्रदान करने के लिए अपना सामान लाता है। व्यापार व्यक्तियों, राज्यों या यहाँ तक कि देशों के बीच भी हो सकता है। जब दो देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं तो इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। यह सीमाओं के पार दोस्त बनाने और उनके साथ अपने अनूठे उत्पादों को साझा करने जैसा है। किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक रिपोर्ट कार्ड की तरह है जो दिखाता है कि कोई देश आर्थिक रूप से कितना अच्छा कर रहा है। संसाधनों की कमी के कारण कोई भी देश दूसरों के साथ व्यापार किए बिना जीवित नहीं रह सकता है। व्यापार में दो मुख्य घटक शामिल हैं। एक्सपोर्ट्स, निर्यात, ये वह सामान है जो एक देश दूसरे देशों को बेचता है। यह अपने पसंदीदा खिलौनों को अपने दोस्तों के साथ साझा करने जैसा है। इंपोर्ट्स, आयात, यह वह सामान है जो एक देश दूसरे देशों से खरीदता है। यह बदले में अपने दोस्तों से नए खिलौने प्राप्त करने जैसा है। निर्यात और आयात के बीच के अंतर को व्यापार संतुलन, बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है। यदि कोई देश आयात से अधिक निर्यात करता है तो उसका व्यापार संतुलन अनुकूल फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। यह अपने दोस्तों की तुलना में अधिक खिलौने रखने जैसा है। लेकिन अगर कोई देश निर्यात से अधिक आयात करता है तो उसका व्यापार संतुलन प्रतिकूल अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। भारत के दुनिया भर के कई देशों और क्षेत्रों के साथ व्यापारिक संबंध हैं। ये दुनिया के साथ हमारी खूबसूरत हस्तशिल्प और स्वादिष्ट मसालों को साझा करने जैसा है। भारत के कुछ प्रमुख निर्यातों में रत्न और आभूषण, रसायन और कृषि उत्पाद शामिल हैं। भारत पेट्रोलियम रत्न और आभूषण, रसायन, आधार धातु, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मशीनरी और कृषि उत्पादों जैसे विभिन्न सामानों का आयात भी करता है। यह दुनिया भर के अपने दोस्तों से अच्छे गैजेट और आवश्यक संसाधन प्राप्त करने जैसा है। और यहाँ एक मज़ेदार तथ्य है, भारत एक सॉफ्टवेयर दिग्गज है। हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर निर्यात करते हैं और सूचना प्रौद्योगिकी से बहुत पैसा कमाते हैं। ये दुनिया के तकनीकी जीनियस होने जैसा है, टेक जीनियसेस ऑफ द वर्ल्ड। यह व्यापार विनिमय एक्सचेंज की एक आकर्षक दुनिया है जो लोगों और देशों को जोड़ती है और आर्थिक विकास को गति देती है। भारत में पर्यटन की अविश्वसनीय वृद्धि विविध अनुभवों से है, जो दुनिया भर से लाखों आगंतुकों को आकर्षित करती है। 15 मिलियन से अधिक लोग सीधे पर्यटन उद्योग में शामिल हैं, जो भारत की समृद्ध विरासत, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता को प्रदर्शित करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ टूरिज्म, पर्यटन के लाभ। पर्यटन हमारे देश के लिए कई लाभ लाता है। राष्ट्रीय एकीकरण, यह एक पुल की तरह है जो भारत के विभिन्न हिस्सों के लोगों को जोड़ता है, एकता और समझ को बढ़ावा देता है।
सपोर्टिंग लोकल क्राफ्ट्स, स्थानीय शिल्प का समर्थन करना। पर्यटन हमारे पारंपरिक हस्तशिल्प और सांस्कृतिक प्रथाओं को उनके लिए एक बाजार बनाकर संरक्षित करने में मदद करता है। ये हमारे कारीगरों के लिए जीवन रेखा की तरह है जो हमारी विरासत को जीवित रखता है। इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, अंतर्राष्ट्रीय समझ। पर्यटन अन्य देशों के लोगों को भारत की समृद्ध संस्कृति और विरासत का अनुभव करने की अनुमति देता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समझ और सद्भावना को बढ़ावा मिलता है। पर्यटन हमारी अनूठी परंपराओं और मूल्यों को प्रदर्शित करता है। टाइप्स ऑफ टूरिज्म, पर्यटन के प्रकार। भारत पर्यटन अनुभवों की एक विविध श्रृंखला प्रदान करता है। हेरिटेज टूरिज्म, विरासत पर्यटन हमारे शानदार स्मारकों, प्राचीन मंदिरों और ऐतिहासिक स्थलों का अन्वेषण, एक्सप्लोर करें। प्रत्येक स्थान भारत के गौरवशाली अतीत की कहानी कहता है। ये समय में पीछे जाने और हमारे पूर्वजों की भव्यता को देखने जैसा है। इको टूरिज्म, पर्यावरण पर्यटन हरे भरे जंगलों और जगमगाती झीलों से लेकर बर्फ से ढके पहाड़ों और प्राचीन समुद्र तटों तक भारत की लुभावनी प्राकृतिक सुंदरता की खोज करें। ये प्रकृति के अजूबों में खुद को डुबोने और इसकी सुंदरता का अनुभव करने जैसा है। एडवेंचर टूरिज्म, साहसिक पर्यटन, ट्रैकिंग, पर्वतारोहण, रिवर राफ्टिंग और वन्य जीव सफारी जैसे रोमांच पर निकलें। यह जीवन भर के रोमांच का अनुभव है। सांस्कृतिक पर्यटन, भारत की जीवंत संस्कृति, विविध परंपराओं, त्योहारों, संगीत, नृत्य और व्यंजनों का अनुभव करें। ये रंगों, स्वादों और ध्वनियों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। मेडिकल टूरिज्म, चिकित्सा पर्यटन भारत चिकित्सा पर्यटन का केंद्र है, जो सस्ती कीमतों पर विश्व स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं और उपचार प्रदान करता है। यह आशा की किरण की तरह है जो दुनिया भर से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल की तलाश करने वाले लोगों को आकर्षित करता है। बिजनेस टूरिज्म, व्यापार पर्यटन भारत व्यापार और वाणिज्य का एक बढ़ता हुआ केंद्र है, जो दुनिया भर से व्यापारिक यात्रियों को आकर्षित करता है। यह अवसरों के लिए एक चुंबक की तरह है जो निवेश करने और अपने व्यवसायों को बढ़ाने के इच्छुक लोगों को आकर्षित करता है। भारत में पर्यटन विकास की अपार संभावनाएं हैं, जो देश भर में अन्वेषण और खोज के लिए अंतहीन संभावनाएं प्रदान करती हैं। ये स्पष्ट है कि परिवहन, संचार और व्यापार हमारे राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि के स्तंभ हैं। वे लोगों, स्थानों और विचारों को जोड़ते हैं, आर्थिक विकास को गति देते हैं। इन जीवन रेखाओं को समझकर आप यह समझने के एक कदम करीब हैं कि भारत कैसे काम करता है। खोज करते रहें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। Got any questions? Ask in the comments below. We are here to help. Subscribe for more. And let's keep learning together. That's a wrap. Now go out there and amaze the world with what you've learned. See you in the next one.